एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञानश्री। सो गाइज, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पेडागोजी, एंड्रोगोजी एंड असेसमेंट, शिक्षण शास्त्र, प्रौढ़ शिक्षा एवं मूल्यांकन को। सो गाइज, इस बार मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही रिकॉर्ड किया है क्योंकि ये एक ऐसा मैटर है जो किसी बुक में नहीं दिया गया है। तो बेसिकली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पीपीटी पर रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि हिंदी वाले हिंदी का देख सकें, इंग्लिश वाले इंग्लिश का देख सकें। सो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पेडागोजी, पेडागोजी को हिंदी में बोलते हैं शिक्षण शास्त्र और एंड्रोगोजी को बोलते हैं प्रौढ़ शिक्षा, यानी कि वो शास्त्र जिसमें हम देखते हैं कि शिक्षण कैसे किया जाता है। जैसे समाज शास्त्र, समाज शास्त्र में हम पढ़ते हैं वो शास्त्र जिसमें हम समाज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से राजनीतिक विज्ञान में राजनीति के बारे में पढ़ते हैं, इतिहास में इतिहास के बारे में पढ़ते हैं। तो जितने भी सब्जेक्ट हैं, ठीक है, उसमें उसके बारे में पढ़ा जाता है। इसी तरह से पेडागोजी में हम ये पढ़ते हैं कि शिक्षण क्या है और शिक्षण को कैसे करना चाहिए। वहीं एंड्रोगोजी में हम ये देखते हैं कि जो बड़े बच्चे हैं, प्रौढ़ शिक्षा है, जो एडल्ट हैं, उनको कैसे पढ़ाया जाए। सो आज ये क्लास 1 है जिसको स्टार्ट करते हैं। सो पेडागोजी यानी कि छोटे बच्चों को पढ़ाना, किस तरह से हम छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचिंग को कैसे इफेक्टिव बनाते हैं, इसको हम पेडागोजी कहते हैं। सो पेडागोजी की जो परिभाषा है, शिक्षण कार्य की प्रक्रिया का विधिवत अध्ययन। जो भी टीचिंग चल रहा है उस टीचिंग का पूरी तरह से हम एक ब्रॉड कंसेप्ट में जब स्टडी करते हैं तो इसको शिक्षा शास्त्र या शिक्षण शास्त्र कहा जाता है। इसमें अध्यापन की शैली क्या होगा, स्टाइल क्या होगा, नीति क्या होगा, इसको देखेंगे। इसके साथ साथ कि कैसे अध्यापन कार्य हो रहा है, इसको भी देखेंगे। और इस तरह से हम शिक्षण का कार्य करेंगे जिससे अधिगम को हम और ज़्यादा रुचिपूर्ण बना सकें और जो सीखने वाला है उसको सीखने में इंटरेस्ट आए। जैसे फॉर एग्जांपल यही पीपीटी को हम बहुत बुरी तरीके से बनाएं तो आप लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आएगा, फॉन्ट छोटा होगा तो भी समझ नहीं आएगा या कोई भी प्रॉब्लम होगी। तो हम इस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि जो लर्नर है, देखो, उसको याद करना है और उसको बहुत कुछ लर्न करना है। तो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाएं कंटेंट जिससे लोग उसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ें और याद रखें। देखें, आप देखें, कभी आप बहुत ब्यूटीफुली हैंड रिटन नोट्स जब बनाते हैं, अच्छे से लिखोगे तो पढ़ने में मन करेगा, और अगर ऐसी रफ कॉपी, तो रफ कॉपी को कभी कोई दोबारा नहीं पढ़ता है। तो शिक्षण शास्त्र में शिक्षण को कला, अभ्यास अथवा वृत्तिक माना गया है। शिक्षण विधियों तथा नियमों के संदर्भ में क्रमबद्ध अनुदेशन या अधिगम को भी सम्मिलित किया जाता है। सो शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत शिक्षण विषय संबंधी विशिष्ट कार्यों तथा क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है जिसमें छात्रों में ज्ञान, बोध तथा कौशल विकसित किया जा सके। शिक्षण शास्त्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक उचित विधियों तथा प्रविधियों को अपनाकर अपने शिक्षण कार्य को प्रभावी, आकर्षक तथा रुचिपूर्ण बना सकता है जिससे उपयुक्त परिणाम प्राप्त हो सकें। तो शिक्षण शास्त्र जो है, पेडागोजी जो है, इस पूरी की पूरी में हम इस तरह ध्यान रखते हैं कि बच्चों का नॉलेज, उनका अंडरस्टैंडिंग, उनकी स्किल को कैसे डेवलप करें, या ऐसा एक प्रोसेस जिसमें टीचर सही तरह के मैथड्स, टेक्निक्स को यूज़ करके अपनी टीचिंग को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है, बहुत ही ज़्यादा आकर्षक बना सकता है और बच्चों की रुचि के अनुसार भी बना सकता है जिससे ही हमें सही परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो बेसिकली ये था मीनिंग जो आपने समझा शिक्षण शास्त्र के बारे में। शिक्षण शास्त्र का शाब्दिक अर्थ, अगर हम सिर्फ शब्दों की बात करें तो शिक्षण शास्त्र 2 शब्दों से मिलके बना है, शिक्षण प्लस शास्त्र। जिसी तरह से पेडागोजी भी 2 शब्दों से मिला है, पेडा प्लस गोजी। तो शिक्षण शास्त्र का अर्थ है, शास्त्र का अर्थ होता है कला और शिक्षण का अर्थ होता है शिक्षण की कला। तो पेडागोजी शब्द पैडा और गोजिस से बना है, जिसका मतलब पैडा का मतलब होता है बच्चा और गोगस का मतलब होता है आगे बढ़ाना, यानी कि हम किस प्रकार बच्चे को आगे बढ़ाएं, अर्थात अध्यापक द्वारा उचित विधियों तथा प्रविधियों को अपना के किस तरह से बच्चे को अधिगम के पथ पे हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये है शिक्षण शास्त्र का बेसिक, यहाँ से इसका एक ओरिजिन हुआ है। शिक्षण शास्त्र एक प्रक्रिया के रूप में, कि क्या प्रक्रिया है, इसका प्रोसेस क्या है, ठीक है, कि हमने चलो समझ लिया शिक्षण होता गया, तो इसका एक प्रोसेस होता है। तो प्रक्रिया के रूप में सबसे पहले हम देखते हैं संपर्क को स्थापित करते हैं, फिर लक्ष्यों का चयन करते हैं, कार्यों का चयन करते हैं, फिर अधिगम की प्रक्रिया होती है और सबसे अंत में आता है फिर हम
छात्रों की उपलब्धियों का आकलन करके और अधिगम का स्थानांतरण हो जाता है। तो इस तरह से शिक्षण की एक पूरी प्रक्रिया होती है। अब जैसे अब आप इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे कि जब हम आपके साथ संपर्क स्थापित करते हैं, जैसे मान लीजिए मुझे पता करना है कि आपने मुझसे कांटेक्ट किया या मैंने आपसे कांटेक्ट किया, चलिए ठीक है, हमारा संपर्क हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, लक्ष्य का चयन करते हैं। लक्ष्य हमारा क्या हो गया, यूजीसी नेट हो गया। दूसरा पॉइंट लक्ष्य का चयन। अब मैं ये देखती हूँ कि आपका प्रीवियस ज्ञान क्या है। मैं अक्सर आप लोगों से पूछती हूँ, आपने नेट निकाला है या आप जेआरएफ के लिए आए हैं या नेट के लिए आए हैं या आप एमएड कर रहे हैं या आपने नहीं किया है, आपकी स्टडी में कितना गैप है। तो ये जो सारे क्वेश्चंस होते हैं ये बेसिकली इसलिए होते हैं ताकि मैं आपका पूर्व ज्ञान देख सकूं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे हम कार्यों का चयन कर लेते हैं, यानी कि हमें क्या कराना है। चयन कर लिया, चयन करने के बाद व्यवस्था कर ली। व्यवस्था का मतलब क्लासेस कैसे करनी है, ठीक है। व्यवस्था करने के बाद फिर हम अधिगम की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। अब आपने लर्निंग स्टार्ट किया है और साथ साथ मैं ये भी देखती रहूँगी कि बच्चों की परफॉर्मेंस क्या आ रही है, बच्चे कितना सीख रहे हैं। तो लर्निंग का प्रोसेस और उनकी प्रगति दोनों को चेक करते रहेंगे। उसके बाद 6 पॉइंट पे हम देखते हैं कि बच्चे की जो हमने यहाँ पे प्रगति देखी उसी प्रगति का हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आकलन कर रहे हैं, यानी कि उसी को हम क्या करते हैं, असेसमेंट कर लेते हैं कि बच्चे ने जो भी सीखा है उसको मूल्यांकन कर लिया। और 7th पॉइंट जो है जिसमें है अधिगम का स्थानांतरण, यानी कि जो आपने सीखा उसे आप दूसरी जगह कैसे प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि मेरे अंदर जो था क्या उसका आप तक अधिगम में ट्रांसफॉर्मेशन स्थानांतरण हो पाया है या नहीं हो पाया है, तो उसको हम पेडागोजिकल प्रोसेस कहते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, इसको आप एकदम से लर्न कर लीजिएगा और पहले तो समझ लीजिए, समझने के बाद इन पॉइंट्स को आप याद ही कर लें। इसके बाद टीचिंग पेडागोजी के कुछ पॉइंट्स हैं, तो इनको आप एक बार देख लीजिएगा। इंग्लिश वाला पीपीटी देख लेंगे, उसमें मैंने इनको डिफाइन किया है। तो इसमें ये बहुत सारे टीचिंग की पेडागोजी के कंसेप्ट हैं अलग अलग कि किस में क्या क्या आता है, सेमिनार, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, केस स्टडी, सेल्फ लर्निंग, टेक्नोलॉजी, ई लर्निंग, फैकल्टी का डेवलपमेंट, क्लिनिकल ट्रेनिंग्स, जो भी एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, प्रमोट करना, ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ये टीचिंग पेडागोजी के अंतर्गत आती हैं। अब शिक्षण शास्त्र विश्लेषण क्या होता है, ठीक है। तो विश्लेषण शब्द का मतलब होता है किसी भी चीज़ को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। तो शिक्षण शास्त्री विश्लेषण 2 शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ शिक्षण शास्त्र का अर्थ होता है शिक्षण की कला तथा विश्लेषण का अर्थ है किसी वस्तु व प्रक्रिया को अथवा संप्रत्य को उसके विभिन्न अवयवों में विभाजित करना, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स में उसको डिवाइड करना। इस प्रकार शिक्षण शास्त्री विश्लेषण में हमें किसी भी संपत्ति को अथवा शिक्षण की प्रक्रिया से संबंधित किसी विषय वस्तु को विभिन्न भागों में विभाजित करते हैं। तो शिक्षण शास्त्र विश्लेषण पाठ्य वस्तु की सुसंगत विभाजन के आधार पर इसको पूरा करने की प्रक्रिया को किस तरह से हम प्रभावी बना सकते हैं। अगर हम इसको बहुत ही आसान शब्दों में समझें, थोड़ा हिंदी है आप लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, तो ये अगर हिंदी में नहीं समझ आता इंग्लिश वाला देख लें। तो यहाँ पे जो भी हमारी पाठ्य वस्तु है, पाठ्य वस्तु यानी कि जो कंटेंट है उसको सुसंगत यानी किस तरह का विभाजन करना चाहिए, ठीक है। तो डिवाइड कर लेते हैं उसको अलग अलग पार्ट्स में, कंटेंट में, यूनिट में, सब यूनिट्स में। तो उसको हम क्या बोलते हैं, शिक्षण शास्त्र का विश्लेषण। शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण के तत्व और क्रियाएं, तो इसके तत्व क्रियाएं एलिमेंट्स को किस तरह से हम करते हैं। सबसे पहले हम पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करते हैं कि क्या बच्चे को पढ़ाना है। उसके बाद हम देखते हैं कि उद्देश्यों का निर्धारण करेंगे। उसके बाद हम शिक्षण विधि का चुनाव करेंगे और सबसे एंड में हम मूल्यांकन करने की तकनीक के द्वारा मूल्यांकन कर देंगे। तो ये बेसिकली 4 पॉइंट हैं, ये भी आपको याद करने हैं। यहाँ पे लर्न करना है वो मैं पॉइंट बोल रही हूँ कि ये चीज़ें आपको लर्न करनी है, ये आप भूल सकते हैं, बाकी चीज़ें आप समझ लें, लेकिन 4 पॉइंट्स को याद करेंगे। इसके बाद पेडागोजिकल एनालिसिस 2 शब्दों से मिला है, पेडागोजिकल साइंस ऑफ टीचिंग, ठीक है। आप कंफ्यूज मत होना, आर्ट ऑफ टीचिंग भी बोल सकते हैं और साइंस ऑफ टीचिंग भी बोल सकते हैं। एनालिसिस छोटे छोटे पार्ट्स में चीज़ों को बांटना। स्टेजेस इंग्लिश में भी देखिए लिख दी हैं कि कंटेंट को एनालिसिस करना, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स को फ्रेम करना या मेथड्स और टेक्निक्स लगाना, और जो भी अप्रोप्रिएट एवोल्यूशन डिवाइसेस होती हैं, हमें जिस तरह की भी डिवाइस चाहिए उस तरह की डिवाइस का हम प्रयोग कर लेते हैं। तो ये हिंदी में है, ये इंग्लिश में है, ठीक है। तो इन दोनों को ही देख लें।
इसके बाद क्या चरण होते हैं, क्या स्टेप होते हैं जिसमें हम जो भी पेडागोजी है उसको किस तरह से एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम छोटी छोटी इकाइयों में बांटते हैं, फिर हम सारा जो भी हमारी इकाइयां हैं अध्यापन में उन्हें एक साथ लाते हैं। ठीक है, पहले विभाजित कर लिया, फिर अध्यापन की इकाई को सारांशित करना। ठीक है, इसके बाद पाठ्यक्रम और छात्र के पूर्व ज्ञान का निर्धारण करना, उद्देश्यों को व्यावहारिक रूप में लिखना, उपयुक्त रणनीति शिक्षण विधि का चयन करना या उचित मूल्यांकन प्रविधि का चयन करना। तो इस तरह से हम शिक्षण शास्त्र का विश्लेषण के चरण को अपना लेते हैं। शिक्षण शास्त्रीय विश्लेषण ज्ञान का विश्लेषण शिक्षण संबंधी ज्ञान का क्षेत्र ज्ञानात्मक पक्ष से होता है। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली एपिस्टोमोलॉजी यानी कि सोर्स ऑफ नॉलेज क्या है, वहां से इसका रिलेशन होता है। अब जैसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एनालिसिस है पेडागोजी का वो कहाँ से रिलेटेड है, एपिस्टोमोलॉजी से, ज्ञानात्मक पक्ष से है, भावात्मक पक्ष से है, कहाँ से है। तो इस ये भी जैसे पॉइंट है, तो इस तरह के पॉइंट्स को आप हाईलाइट करके याद करें। अब दो तरह से होता है, पाठ्य वस्तु का ज्ञान प्लस शिक्षण विधियों प्रविधियों को ज्ञान। तो इन दोनों का विश्लेषण हम करते हैं शिक्षण शास्त्रीय ज्ञानात्मक विश्लेषण से के आधार पे। शिक्षण शास्त्र अभ्यास कौशल का विश्लेषण। अब इस तरह से किस तरह से शिक्षण शास्त्र अभ्यास कौशल का हम विश्लेषण करते हैं, तो शिक्षण शास्त्र के इस आयाम का संबंध क्रियात्मक पक्ष के अभ्यास से होता है। ठीक है, तो जो अभ्यास प्रैक्टिस है, इस आयाम में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं उनको देखते हैं। प्रस्तुतिकरण के लिए पाठ्य वस्त्र के तत्वों को हम तार्किक क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्रैक्टिस कैसे, जो अभ्यास कौशल है यानी कि जो हमारा अप्लाइड पार्ट है टीचिंग का, उसको हम कैसे यहाँ पे डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में। तो पहला यहाँ पे प्रस्तुतिकरण के लिए पाठ्यवस्तु के तत्वों को तार्किक क्रम में रखते हैं, फिर हम उसके बाद उसको प्रभावी ढंग से उपयोग में करते हैं, फिर सूत्रों का उपयोग करते हैं, फिर भाषाई कौशल और शिक्षण कौशल का यूज करते हैं, उसके बाद शाब्दिक तथा अशाब्दिक अंतरक्रिया का संपादन करते हैं, इसके बाद कक्षा में प्रभावी प्रस्तुतिकरण करते हैं, फिर शिक्षक की भूमिका का निर्वाह करते हैं। तो इस तरह से हम अभ्यास कौशल का विश्लेषण कर सकते हैं। अब आचार संहिता का कैसे करेंगे, क्या कोड ऑफ कंडक्ट होने चाहिए टीचिंग के लिए, तो यह शिक्षण शास्त्र का भावात्मक आयाम है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कौन सा भावात्मक है, कौन सा ज्ञानात्मक है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका संबंध है भावात्मक पक्ष से। जैसे मान लीजिए कि मेरी एक एग्जांपल देती हूँ कि इस यूनिट में कोई पॉइंट है और मुझे नहीं आता है, तो मैं क्या करूँ कि उसको छोड़ दूँ क्योंकि मुझे नहीं आता। दूसरा तरीका क्या है कि मुझे ये लगना चाहिए कि नहीं, ये बच्चों के साथ जस्टिस नहीं होगी और ये गलत है, तो मुझे सारे पार्ट्स को इसमें इंक्लूड करना है पढ़ाने में, चाहे मुझे आए या नहीं आए। अगर नहीं आता है तो मुझे उसे कहीं से सीखना चाहिए और सीखने के बाद मुझे आप लोगों को पढ़ाना चाहिए। तो ये क्या है, आचार संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट। तो ये मेरी भावनाओं से संबंधित हुआ, ये मेरा भावात्मक पक्ष हुआ। ये ऐसा नहीं है कि किसी ने मेरे ऊपर थोपा नहीं है, ये मेरे अंदर से आया है। तो इसको हम बोलते हैं एक कोड ऑफ कंडक्ट। एक तो होती है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट बना दिए गए हैं, दूसरा ये कोड ऑफ कंडक्ट हम क्या हम चीज़ों को कितना मानते हैं, कितना उसे भावात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। तो कक्षा शिक्षण में जिन विचारों, हाव भाव एवं भावनाओं का अनायास प्रयुक्त किया जाता है उसे इन आयाम में सम्मिलित किया जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। शिक्षण के प्रति निष्ठावान, यानी कितने ऑनेस्ट हैं आप, आपके अंदर कितनी लगन है, कितनी तत्परता है, आप अपना काम के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं, कितने रेडी हैं, आपके अंदर रेडीनेस कितना है, आपके अंदर मोटिवेशन कितना, आप बच्चों को कितना उत्साहित कर सकते हैं, आप शिक्षण की जो व्यावसायिक जो वृत्ति है उसके जो वैल्यूज़ हैं उनको कितना मानते हैं। ये सब और सब शिक्षण शास्त्री आचार संहिता से संबंधित है। सो गाइज, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है क्रिटिकल पेडागोजी। तो क्रिटिकल पेडागोजी को आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र बोलते हैं। तो आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र का क्या मतलब है? आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र एक ऐसे चिंतन की ओर संकेत करता है जिसमें छात्र स्वयं आलोचनात्मक ढंग से किसी संप्रत्यय अथवा विषय वस्तु के प्रति चिंतन करते हैं, तदुपरांत उस विषय वस्तु को ग्रहण कर अपने ज्ञान, बोध, कौशल एवं अनुप्रयोग की क्षमताओं का विकास करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको मेरा एनालिसिस करना है। ठीक है, आपसे कहा कि आप मेरी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों बताइए, तो आपने एक आलोचनात्मक तरीके से मेरे बारे में कुछ बताया, तो आपकी अपनी स्किल, अपनी नॉलेज का यूज़ किया,
तो आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र का वह दर्शन है जो छात्रों को स्वतंत्रता पूर्वक, साहस पूर्वक, सामंजस्य पूर्वक तथा ज्ञान तथा शक्ति को विकसित करने में सहायता करता है। ठीक है, अगर आपकी आवाज़ को कहीं दबाया जाता है, आपको नहीं बोलने दिया जाता है, तो ऐसी जगह पे हम क्या बोलेंगे कि बिल्कुल भी डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र नहीं है, आप आवाज़ नहीं उठा सकते। लेकिन आलोचनात्मक जो तरीका होता है जिसमें आप बोल सकते हैं, जहाँ पे आपको स्वतंत्रता दी जाती है, तो उसके लिए आपको साहस की ज़रूरत होती है, आपके अंदर हिम्मत चाहिए। तो इस तरह की टीचिंग को हम क्रिटिकल पैडागोजी कहते हैं। तो इसको जो जनक थी इसकी वो पाउलो फेरी थी। पाउलो फेरी आपके यूनिट 1 में दी हुई है। सो पाउलो फेरी का जो सिद्धांत था, इन्होंने कई सारे, इनकी एक बुक थी पैडागोजी ऑफ अप्रेस्ड, और इन्होंने एक बैंकिंग मॉडल दिया था, एक समस्या प्रस्तुतिकरण मॉडल दिया था बच्चों के लिए, यानी कि बच्चे के दिमाग में टीचर अपनी चीज़ों को भरता रहता, जैसे बैंक में पैसे डालते रहते हैं और इसी तरह से टीचर बच्चों पे थोपता है, तो उस चीज़ को नहीं करना चाहिए। तो पेडागोजी का जो सिद्धांत था वो सबसे पहले हमें किसके दर्शन में मिलता है? पाउलो फेरे के दर्शन में मिलता है। इस पे एज इट इज क्वेश्चन आ चुका है तीनों से। पेडागोजी ऑफ अप्रेस्ड किसकी बुक है? नेट के क्वेश्चन में नेट के प्रीवियस ईयर में कम से कम 8 से 10 बार ये क्वेश्चन आया, जबकि पाउलो फेरी आपके सिलेबस में अभी 2 साल पहले ऐड हुई हैं, लेकिन इस पे क्वेश्चन कई बार आया है। मतलब अगर आप 2005 और 2001 से पेपर देखना शुरू करेंगे तो आपको पता चलेगा। बैंकिंग मॉडल किसका है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। एंड समस्या प्रस्तुतिकरण मॉडल किसने दिया है, तो ये सारी चीज़ों पे क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है, तो इनको एज इट इज़ याद कर लें। अब आलोचनात्मक शिक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं कि अध्यापक की अपेक्षा छात्र की जो भूमिका होती है वो कैसी होती है? सक्रिय होती है। ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा के छोड़ सकती हूँ, लेकिन आपको पढ़ना भी है, याद भी करना है, याद करने के बाद आपको एग्जाम भी देना है, एग्जाम के बाद आपको पास भी करना है, पास करने के बाद आपको PhD भी करना है, फिर आपको भी स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो आपकी जो भूमिका है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होनी चाहिए, क्योंकि आपको इसको बहुत आगे तक लेके जाना है। मैं पैसिव हो सकती हूँ पर आप नहीं हो सकते। सो आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत छात्र अध्यापक से संप्रत्य से संबंधित सवाल जवाब करता है। इसमें बच्चा पूछ सकता है, आप मुझे ये चीज़ पढ़ा रही हैं तो क्यों पढ़ा रही हैं, इसका मेरे लिए क्या रिलेवेंट? तो मैं तो कह सकती हूँ भाई मैं नेट के लिए पढ़ा रही हूँ, ठीक है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं कि आप देखते हैं कि उसका कोई रिलेवेंसी नहीं होता, फिर भी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्रिटिकल पैडागोजी, और ऊपर से आप पूछ भी नहीं सकते, तो वो चीज़ क्या है? उसको हम नहीं बोलेंगे कि वो आलोचनात्मक शिक्षण है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत छात्र को पर्याप्त स्वतंत्रता होती है तथा समस्या समाधान करने के लिए छात्र उसका विश्लेषण करते हैं। ठीक है, आपको पूरी फ्रीडम है कि आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, आप उसको एनालिसिस करें, इसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं कि उनके अंदर गया कि जो भी उन्होंने पढ़ा, ठीक है, उसके लेके वो चिंतन कर सकते हैं, उनके अंदर एक चेतना विकसित हो जाती है जो किसी भी परिस्थिति में किसी भी विशिष्ट समस्या का समाधान किस प्रकार से करना है, अर्थात वे पूरी की पूरी शैक्षिक प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। जो स्टूडेंट हैं वो चीज़ों को, अपनी कॉन्शियसनेस को, अपने चेतन को विकसित करते हैं। सो आलोचनात्मक शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत छात्र को ये बोध हो जाता है कि उसकी आवश्यकता क्या है तथा उसे किस अनुरूप में शिक्षा को ग्रहण करना है। सो आवश्यकता क्यों है आलोचनात्मक शिक्षा की आज के टाइम पे हमें? कि आलोचनात्मक शिक्षा की आवश्यकता दमनकारी विचारधाराओं को समाप्त करने तथा आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने के लिए आवश्यक होती है। इसका मतलब क्या है? जैसे गाइज, दमनकारी विचारधारा यानी कि मेरी ही बात मानी जाएगी, मैंने जो कहा वही सही है, तो ये किस तरह की विचारधारा है? दमनकारी है। तो इसको हमें अब समाप्त करना है, इसलिए हमें आलोचनात्मक चिंतन की ज़रूरत है। साथ ही साथ अध्यापक एक परिवर्तन करने वाले बुद्धिजीवी, अध्यापक की जो भूमिका है वो कैसी है? चेंज, वही बुद्धिजीवी है जो परिवर्तन को लाता है, क्योंकि वो बच्चों को जो सिखाएगा बच्चे उसे करेंगे। इस तरह से आलोचनात्मक ढंग से सोचने वाले विद्यार्थी की प्रशंसा करता है, चर्चा परिचर्चा के माध्यम से संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। आप जैसे मान लीजिए, आप में से एक बच्चा मेरी बहुत तारीफ करता है, एक बच्चा मुझे आलोचना करता है, तो मैं आलोचना कहने वाले से कह दूँ नहीं आप कुछ नहीं बोलेंगे, तो वो क्या हो जाएगा एक तरीके से कि वो क्या हो जाएगा कि हमने उसको क्या दिया, बिल्कुल भी चुप करा दिया। तो वो इस तरह की जो सोच है उसको हम बोलते हैं कि वो दमनकारी विचारधारा से संबंधित है। आलोचनात्मक शिक्षण में शिक्षक अपने छात्रों को इतना सक्षम बना देता है कि वह आलोचनात्मक ढंग से चिंतन करने तथा अपने अनुभवों तथा सोच को शब्दों के रूप में प्रदान करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको मेरा लेक्चर अच्छा नहीं लग रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप इसको शब्दों के रूप में बता सकती हैं कि मैम इसमें ये कमी है, आप इसको ठीक कर लीजिए तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा।
जाएगा। तो ये क्या हो गई, ये सही तरीके से एक पॉजिटिव क्रिटिसाइज किया, ठीक है। अब कुछ लोग लिख देते हैं बहुत बकवास है, तो वो क्या हो गया, वो आलोचना नहीं है। आलोचना का मतलब है कि आप कमी को बताने के साथ साथ उसको सही, उसका सॉल्यूशन भी बताएं। तो ये सही तरीके से आपने शब्दों का प्रयोग किया। नेक्स्ट है, आलोचनात्मक शिक्षा की विचारधारा छात्रों को इतना सक्षम व जागरूक बना देती है कि वो अपने सक्रिय रूप से कार्य करके किसी भी समस्या के अंतिम विकल्प तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की अगर विचारधारा मैं आपके अंदर डेवलप कर देती हूँ तो कभी आपकी लाइफ में काम आएगी और आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। आलोचनात्मक शिक्षा की आवश्यकता छात्र अध्यापक दोनों को होती है, जिससे वो तार्किक चिंतन को विकसित कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है मुझे भी इसकी ज़रूरत है, मैं भी आपकी अगर अच्छाई सिर्फ तारीफ करूँ, बहुत अच्छे हो आप लोग, आपको तो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप तो बहुत स्मार्ट हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो एक न एक दिन क्या हो जाएगा कि हो सकता है आप पढ़ना ही छोड़ दें, तो आपके लिए भी मुझे आलोचना करनी पड़ती है, आप मेरी भी करते हैं, तो ये दोनों को, हम दोनों को ही इसकी ज़रूरत होती है। तो ये है आलोचनात्मक शिक्षा। सो गाइज नेक्स्ट को देखेंगे हम, नेक्स्ट जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेवल ऑफ टीचिंग, उसको देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड टेक केयर। और अगर आपको जो ये पीपीटी वाला क्लास चल रहा है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों का, पूरे कोर्स में एडमिशन लेना है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। टेक केयर।